इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या चीज है? मोमेंटम का मतलब होता है किसी भी बॉडी का मास और उसकी वेलोसिटी का जो मल्टीप्लिकेशन है उसी को हम बोलते हैं मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये बोलता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम हो उसका मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा, ना तो वो इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, जितना है उतना ही रहेगा जब तक एक्सटर्नली उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया जाए। अब ये कहां से आया? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को आप इस तरीके से समझ सकते हो, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वही होता है मोमेंटम की टर्म्स में, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। अगर एक्सटर्नल फोर्स आप जीरो कर दोगे, एफ की वैल्यू जीरो कर दोगे यहाँ पे, तो जीरो इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी बन जाएगा ये, और यहां से डेल्टा पी इक्वल टू क्या आएगा? जीरो आएगा। डेल्टा पी मतलब क्या है? चेंज इन मोमेंटम, वो जीरो होगा। अगर एक्सटर्नली फोर्स जीरो कर दिया जाए, किसी भी सिस्टम पे एक्सटर्नली कोई फोर्स ही नहीं लगाया जाए, तो सिस्टम का जो ओवरऑल मोमेंटम है, टोटल मोमेंटम है, जितना पहले था उतना ही बाद में रहेगा। अब एक एग्जांपल से समझो इसको। जैसे ये कोई कैनन है, इसके अंदर कोई गोला रखा हुआ था और अभी इसको फायर नहीं किया है, तो जब तक फायर नहीं करेंगे तो कैनन की वेलोसिटी कितनी होगी? जीरो। गोले की भी वेलोसिटी क्या होगी? जीरो। तो शुरुआत में दोनों का जो टोटल मोमेंटम वो कितना होगा? जीरो होगा। जैसे कैनन का मास मान लेते हैं m1, इस गोले का मास है m2, तो दोनों की वेलोसिटी शुरुआत में जीरो जीरो है, तो शुरुआत में दोनों का मोमेंटम क्या आएगा? इनिशियली जीरो प्लस जीरो यानी कि जीरो आएगा। तो सिस्टम का ओवरऑल मोमेंटम कितना है? जीरो। अब जैसे इसको फायर करेंगे तो एक्सटर्नली गोले को कोई धक्का तो मारा नहीं है अपन ने, इंटरनली क्या होगा? यहाँ ब्लास्ट होगा और उसकी वजह से ये गोला आगे जाएगा, और जैसे ही गोला बाहर निकलेगा ये जो कैनन है ये पीछे की तरफ रिकॉइल होगी। आप ऑब्जर्व करोगे कि गोला आगे जा रहा होगा और कैनन पीछे आ रही होगी। ठीक है, मान लो कि गोला जा रहा है किसी v2 स्पीड से और कैनन पीछे आ रही है किसी v1 स्पीड से, तो ये पीछे की तरफ ही क्यों आती है? ये भी इसके साथ आगे की तरफ क्यों नहीं जाती? क्योंकि शुरुआत में सिस्टम का मोमेंटम कितना था? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए? पूरे सिस्टम का जीरो होना चाहिए। अब जैसे गोला बाहर निकला इसके पास, तो आगे की तरफ एक मोमेंटम है कितना? m2 इंटू v2, तो उतना ही मोमेंटम इस कैनन के पास भी होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि वो उस वाले मोमेंटम को कैंसिल कर पाए और टोटल मोमेंटम फाइनली भी क्या हो जाए? जीरो। तो फाइनल मोमेंटम को जीरो करने के लिए इस कैनन का जो मोमेंटम है पीछे की तरफ m1 v1 और जो गोले का मोमेंटम है आगे की तरफ m2 v2, ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए, ताकि ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके टोटल मोमेंटम को क्या कर दें? जीरो कर दें। आया समझ में? तो कैनन या गन वाले क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट लगाना है, m1 v1 इक्वल टू m2 v2। ठीक है, आया समझ में? ये किसी भी आइसोलेटेड सिस्टम का, आइसोलेटेड का मतलब है कि उस पर बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है। हाँ, इंटरनली फोर्स लग सकता है, गोले के ऊपर भी फोर्स लगा है, गोले के ऊपर भी फोर्स लगा है और उसका रिएक्शन फोर्स इस कैनन के ऊपर भी आया है, तो ये इंटरनल फोर्स है। बाहर से ना तो गोले को हमने कोई फोर्स लगा के आगे फेंका है, ना इस कैनन को पीछे की तरफ धक्का दिया है, ये इंटरनल फोर्स की वजह से हो रहा है। तो इंटरनल फोर्स लग सकता है, बाहर से नहीं लगना चाहिए, क्योंकि बाहर से फोर्स लगेगा तो वो हमेशा मोमेंटम को चेंज करेगा, सिस्टम की मोमेंटम को चेंज करेगा। और इसी वजह से ये जो कैनन होती है ना, ये ज्यादा भारी रखी जाती है ताकि इसकी रिकॉइल वेलोसिटी मिनिमम हो। अगर इसका मास भी इस गोले की वेलोसिटी के बराबर होगा तो जितनी स्पीड से गोला आगे जा रहा है उतना स्पीड से कैनन भी पीछे आएगी। क्या होगा? जो चला रहा है वही उड़ जाएगा बेचारा। ठीक है, इसलिए इसको जितना हो सके भारी रखा जाता है। तो अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। ये देखो, ए बुलेट ऑफ मास 5 ग्राम इज शॉट फ्रॉम ए गन ऑफ मास 5 किलोग्राम। द मजल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इज 500 मीटर पर सेकेंड। द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन इज, जो गन है उसके रिकॉइल वेलोसिटी पूछिए। कितना आसान क्वेश्चन है। ये हो रहा है कि किसी गन से एक बुलेट को फायर किया जा रहा है, ये गन मान लो अपनी, ठीक है, और इससे हम बुलेट को फायर कर रहे हैं। ये बोल रहा है कि गन का जो मास है m1 मान लो, गन का मास ये है 5 किलोग्राम, और जो मजल वेलोसिटी है बुलेट की, मजल वेलोसिटी मतलब यहां से बाहर निकलते टाइम जो वेलोसिटी है बुलेट की, गन की वेलोसिटी को तो v1 मान लेते हैं और इसकी वेलोसिटी को हम v2 मान लेते हैं। तो बुलेट की वेलोसिटी आपको दे रखी है 500 मीटर पर सेकेंड, और आपको पूछा है रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ द गन क्या होगी यहाँ पे। इसके अलावा बुलेट का मास भी दे रखा है, कितना है? 5 ग्राम। जो बुलेट है उसका मास है m2 5 ग्राम। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? m1 v1 इक्वल टू m2 v2 लगा दो, सॉल्व कर लो। v1 आपको पूछा जा रहा है, तो m2 v2 डिवाइडेड बाई
m1 वैल्यूज पुट करके सॉल्व करो, देखते हैं क्या आता है। m2 कितना है 5 ग्राम, ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लेंगे 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई करके। V2 दे रखा है 500 डिवाइडेड बाई क्या है यहाँ पे m1, m1 कितना है 5 किलोग्राम। V1 कितना आएगा सॉल्व करोगे तो यह आएगा 0.5 मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से गन पीछे की तरफ आएगी, तो पहला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, आसान है एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, an object flying in air with velocity 20 ik plus 25 jk minus 12 kk suddenly breaks into two pieces whose masses are in the ratio 1:5. The smaller mass flies off with a velocity 100 ik plus 35 jk plus 8 kk. The velocity of the larger piece will be. ये बोला कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हवा में उड़ रहा था, मतलब चल रहा था एक तरह से, और उसकी स्पीड इतनी दे रखी है, अचानक से वो ब्रेक हो गया, टुकड़े हो गए उसके, और जो दो टुकड़े हैं उनका जो मास है उसका रेशियो है 1:5। जैसे दो टुकड़े हो गए, हवा में जा रहा था ये, और हवा में जाते जाते इसकी स्पीड है अभी मान लो v आपको दे रखा है 20 ik प्लस 25 jk माइनस 12 kk। ठीक है, ये हवा में जाते जाते एक तरह से इसके दो टुकड़े हो गए। अब जो दोनों टुकड़े हैं उनका रेशियो दे रखा है, एक टुकड़ा ये मान लो, एक टुकड़ा ये मान लो, इन दोनों के मास का रेशियो दे रखा है, एक बड़ा टुकड़ा एक छोटा टुकड़ा है। m1 और m2 का रेशियो है 1:5। तो आपको ये पूछ रहा है कि बताओ अगर छोटे वाला टुकड़ा जिसका मास m1 है, अगर वो जा रहा है कितनी स्पीड से, मान लो इधर जा रहा है, वो कितनी स्पीड से जा रहा है 100 ik, इसको v1 बोल रहा हूं मैं, 100 ik प्लस 35 jk प्लस 8 kk, इतनी स्पीड से अगर जा रहा है तो दूसरा वाला टुकड़ा कितनी स्पीड से जा रहा होगा। मान लो ये v2 स्पीड से इधर जा रहा है, तो ये v2 कैलकुलेट करना है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। क्या शुरुआत में सिस्टम का मोमेंटम 0 है? नहीं जी, शुरुआत में ये कोई रखा रखा अचानक से ब्लास्ट तो हुआ नहीं, टुकड़े हुए नहीं, ये तो चल रहा था पहले से, तो इसका शुरुआत में भी कुछ मोमेंटम था। अब शुरुआत में जितना मोमेंटम है उतना ही बाद में भी होना चाहिए, है ना। तो हम इक्वेशन बनाएंगे, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का कितना है, तो इसका मास जैसे m मान लो, m मास था पहले, तो इसका शुरुआत में मोमेंटम होगा m इंटू वी के बराबर, और बाद में कितना होगा, तो बाद में होगा इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम है वो आएगा m1 इंटू वी1 प्लस m2 इंटू वी2। जो दोनों टुकड़े हैं उनका मास है m1 और m2, वेलोसिटी है उनकी v1 v2, तो फाइनली जो मोमेंटम होगा इन दोनों टुकड़ों का वो क्या होगा m1 v1 प्लस m2 v2, और शुरुआत में इन दोनों का कंबाइंड जो मोमेंटम था m मास का वो था m इंटू वी। तो ये इक्वेशन आपको यूज करनी है। अब इसमें जस्ट वैल्यू पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे। m की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे नहीं रखी, तो वैसे m1 प्लस m2 के बराबर होगी। m की वैल्यू किसके बराबर होगी m1 प्लस m2, क्योंकि m मास के दो टुकड़े हैं m1 और m2, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना, m की जगह क्या लिख सकते हो m1 प्लस m2 लिख सकते हो। n2 क्या आएगा v कितना है 20 ik प्लस 25 jk माइनस 12 kk इक्वल टू m1, v1 कितना है 100 ik प्लस 35 jk प्लस 8 kk, ये आपको दे रखा है v1, और प्लस m2 इंटू v2 आपको फाइंड करना है, v2 की वैल्यू हमको फाइंड करनी। क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये जो m1 m2 और m1 प्लस m2 इन सबको हटाते हैं। यहां से देख के बताओ कि m2 किसके बराबर है, क्या 5 m1 के बराबर है क्या, m2 किसके बराबर है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग बताओ, m2 इधर ले जाओ 5 उधर ले जाओ, तो 5 m1 के बराबर है, देख के पता चल रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं m1 के टर्म्स में पूरी इक्वेशन को कन्वर्ट कर लूं तो बताओ m2 की जगह मुझे क्या लिखना है 5 m1, तो 5 प्लस 1 यानी कि 6 m1 बन गया ये, तो इधर लिख देता हूं 6 m1 20 ik प्लस 25 jk माइनस 12 kk, और इसी तरीके से इधर ये m1 है, इसको तो एज इट इज रहने दो 100 ik प्लस 35 jk प्लस 8 kk, और प्लस में क्या आएगा m2 की जगह क्या लिखना है 5 m1 v2। अब देखो m1 दोनों साइड में
आप उड़ा सकते हो, हटा सकते हो यहाँ से, और बाकी जो बचा है उसको सॉल्व कर लो। जैसे पहले इसको 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बनेगा 120 आई केप, इसको इससे करो तो ये आएगा 150 जे केप, और 6 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 72 के केप, और इधर क्या आएगा इक्वल टू 100 आई केप प्लस 35 जे केप प्लस 8 के केप प्लस 5 V2। अब ये वाली टर्म इधर ले आओ, ठीक है, ये वाली टर्म इधर लेके आएंगे तो ये इसमें से माइनस होगी, माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, यहां पे सॉल्व कर रहा हूं इसको मैं, तो 5V2 बराबर आएगा 5V2 इक्वल टू, ये तीनों टर्म उधर जाएंगी तो 120 पहले से है, 100 माइनस करो तो आएगा 20 आई केप, ये 35 उधर जाएगा तो ये आएगा 115 जे केप, और ये उधर जाएगा तो क्या आएगा, ये उसमें ऐड होगा तो माइनस का 80 के केप, और लास्ट में 5 से डिवाइड भी करना है तो V2 बराबर आएगा 4 आई केप, और ये कितना आएगा 23 जे केप, और ये आएगा अपना 16 के केप। है कोई ऑप्शन ऐसा, पहला ऑप्शन ही है तो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। बोलो आया क्या समझ में। A body of mass m at rest explodes into 3 pieces, 2 of which of mass m by 4 each are thrown off in perpendicular direction with velocities 3 meter per second and 4 meter per second respectively. The third piece will be thrown off with a velocity of, ये बोल रहा है कि कोई बॉडी है जिसका मास है m, ये कोई बॉडी मान लेते हैं, ठीक है, कोई बॉडी है अपने पास और उसका मास कितना है m दे रखा है। अभी बोल रहा है कि अचानक से ये एक्सप्लोड हो गई, अचानक से इसके टुकड़े हो गए, 3 टुकड़े हुए हैं इसके, पहले जो 2 टुकड़े हैं ये 2 टुकड़े मान लो, ये तीसरा टुकड़ा मान लो, पहले जो 2 टुकड़े हैं वो m/4 मास के हैं और तीसरा है m/2 मास का। ये जो दोनों टुकड़े हैं ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक इधर जा रहा है तो दूसरा इसके एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 90 डिग्री एंगल पे, मतलब इधर जा रहा होगा ऐसे। तो पहला जो है वो जा रहा है 3 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, ये पहला टुकड़ा है, इसकी स्पीड को v1 लिख रहा हूं मैं, और दूसरा टुकड़ा जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से। ये क्वेश्चन बनाया इसने, तो पूछ रहा है कि ये जो तीसरा टुकड़ा है इसकी स्पीड बताओ कि ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा। क्वेश्चन समझ में आया। एक m मास का ऑब्जेक्ट था, उसके 3 टुकड़े हुए, 2 टुकड़े हैं m/4 जो कि एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पे जा रहे हैं और कितनी कितनी वेलोसिटी से जा रहे हैं, एक 3 मीटर पर सेकेंड से और एक 4 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है, और पूछ रहा है कि ये जो तीसरा टुकड़ा है जिसका मास होगा m/2, अगर ये m/4 है तो दोनों को मिला के m/2 तो ये हो गया, तो बाकी कितना बचा m/2, तो ये कितनी स्पीड से जा रहा होगा। पहली बात तो ये कौन से डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो शुरुआत में ये जो सिस्टम है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये किसी वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा था, इसका मतलब इसका मोमेंटम कितना होगा 0। शुरुआत में इसकी वेलोसिटी 0 है ना, तो इसका मोमेंटम कितना होगा 0 होगा। तो इनिशियल मोमेंटम यहाँ पे 0 है, तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना चाहिए, वो भी 0 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा के इनको फेंका नहीं जा रहा, ये तो एक्सप्लोड होने से टुकड़े उछल गए इसके। तो इन दोनों का जो टोटल मोमेंटम आएगा उतना ही मोमेंटम इस तीसरे वाले टुकड़े का भी होना चाहिए, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि इन दोनों के टोटल मोमेंटम को वो कैंसिल कर पाए, तभी फाइनल मोमेंटम 0 बन पाएगा। तो अगर ये दोनों एक इधर एक इधर जा रहा है तो इनका रिजल्टेंट मोमेंटम बीच में कहीं आएगा, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये तीसरा वाला टुकड़ा मूव कर रहा होगा किसी v3 वेलोसिटी से। तो अब एक काम करते हैं, इन दोनों टुकड़ों का टोटल मोमेंटम फाइंड कर लेते हैं और उसको इसके बराबर पुट कर देते हैं, क्योंकि बराबर होना चाहिए तभी ये कैंसिल होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आएगा और ये इधर है, तो दोनों का मोमेंटम आपस में कैंसिल और ये नेट मोमेंटम बन जाएगा 0। तो इन दोनों का टोटल मोमेंटम कितना होगा, अब इनके बीच में एंगल दे रखा है, ये एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री, एक दूसरे के परपेंडिकुलर ये जा रहे हैं। इसका मोमेंटम होगा m/4 × 3, इसका मोमेंटम होगा m/4 × 4, मास इंटू वेलोसिटी, और फिर दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो इसका रिजल्टेंट कैसे फाइंड करेंगे, तो दो वेक्टर्स के बीच में एंगल थीटा दे रखा हो तो रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला क्या होता है, √a² + b² + 2ab cos थीटा, वो लगाना पड़ेगा, तब जाके इन दोनों का टोटल मोमेंटम अपने पास आएगा। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूँ, √a² यानी कि फर्स्ट जो पार्ट है उसका मोमेंटम का स्क्वायर यानी कि m/4 × 3, इसका स्क्वायर करना है, प्लस
दूसरा वाला जो टुकड़ा है उसका मोमेंटम होगा m/4 इंटू 4 इसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू m/4 इंटू 3 इंटू m/4 इंटू 4 इंटू कॉस 90, और cos 90 कितना होगा 0, तो ये वाली टर्म तो 0 बन जाएगी। और ये किसके बराबर आना चाहिए, इस तीसरे टुकड़े के मोमेंटम के बराबर आना चाहिए, यानी कि m/2 इंटू v3 के बराबर आना चाहिए। तो ये इक्वेशन बन गई। अब देखो इधर m/4 इस वाली टर्म में भी है, इस वाली टर्म में भी है, ये तो 0 बन चुकी है cos 90 की वजह से, इसको तो छोड़ दो। m/4 इसमें भी है, और दोनों का स्क्वायर हो रहा है, तो अंडर रूट से बाहर निकालोगे तो m/4 बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में क्या बचेगा, यहाँ तो 3 का स्क्वायर यानी कि 9, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर यानी कि 16। इधर क्या आएगा m/2 इंटू v3, m से m उड़ा दो, एक 2 भी कैंसिल कर देंगे, यहाँ पे ये 2 बचेगा, ये आएगा 5 बाहर, तो 5/2 इक्वल टू v3, मतलब v3 कितना आया 2.5 मीटर पर सेकेंड। है कोई ऑप्शन ऐसा, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, 2.5 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से तीसरा टुकड़ा जा रहा होगा। आया समझ में, आसान है ना। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए मास ऑफ 1 किलोग्राम इज थ्रोन अप विद ए वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 5 सेकेंड it explodes into two parts. One part of mass 400 gram comes down with a velocity 25 meter per second. The velocity of the other part is, g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेनी है। ये बोल रहा है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसको हमने ऊपर की तरफ फेंका, मास है उसका 1 किलोग्राम, और 100 मीटर पर सेकंड की स्पीड से उसको फेंका जा रहा है। मान लो यहाँ से फेंका, ये ग्राउंड लेवल मान लो, यहाँ से हमने 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से उसको फेंका। ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, इसको u से डिनोट कर देते हैं, तो u की वैल्यू कितनी है 100 मीटर पर सेकंड के बराबर है, और इसका मास दे रखा है 1 किलोग्राम के बराबर। फिर ये बोल रहा है ऊपर जा रहा है, ये 5 सेकंड बाद में, 5 सेकंड बाद में ये यहाँ पे कहीं पहुंच गया होगा। टाइम कितना बीत चुका है 5 सेकंड। अब यहाँ पे जाके अचानक से इसके 2 टुकड़े हो गए। अब यहाँ पे इसकी स्पीड कितनी होगी, तो जैसे जैसे ऊपर जा रहा होगा स्पीड कम होती जा रही होगी, तो 5 सेकंड बाद में इसकी स्पीड कुछ और होगी, अभी v मान लेते हैं एक बार, और अब इसके टुकड़े हो गए। अभी भी ये ऊपर ही जा रहा होगा, ये जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं होगी तब तक ये ऊपर ही जाएगा। तो अभी इसकी स्पीड किधर है, ऊपर की तरफ है, लेकिन वो पहले से कम है। तो पहले तो ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि भी अब स्पीड कितनी हो चुकी है। अब क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी काम करेगा, जो कि टाइम के साथ में कांस्टेंट होता है, तो आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर लो। कौन सी इक्वेशन लगानी है इसके लिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन लगा देंगे। तो बताओ v कितना आएगा, u की वैल्यू 100, एक्सेलरेशन ऊपर जाते टाइम पे माइनस जी लेते हैं। एक चीज ध्यान रखनी है कि ऊपर जाते जाते यहाँ पे जो ग्रेविटी है वो इसको नीचे खींच रही होगी, तो इस पे जो रिटार्डेशन है वो काम कर रहा होगा। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को आपको एज ए रिटार्डेशन लेना है, माइनस में आपको पुट करना है, तो -10 लेंगे। और टाइम 5 सेकंड दिया इसने, v आ गया अपने पास में 50 मीटर पर सेकंड। अभी ये 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर जा रहा होगा। अब इसके 2 टुकड़े हो गए, दोनों टुकड़ों में से एक टुकड़ा किधर जा रहा है, कम्स डाउन विद ए वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकंड। जो 2 टुकड़े हुए हैं उनमें से एक टुकड़ा, यहाँ पे इसके एग्जैक्टली 2 टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा ये है मान लो, दूसरा टुकड़ा ये है। एक टुकड़ा जा रहा है नीचे की तरफ, और इसका मास है m1 बोल देता हूँ 400 ग्राम, और ये कितनी स्पीड से नीचे आ रहा है 25, ये v1 मान लो 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। तो दूसरा टुकड़ा किधर जा रहा होगा, तो शुरुआत में ये किधर जा रहा था, ऊपर जा रहा था 50 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। जैसे इसके टुकड़े होंगे, एक टुकड़ा मान लो नीचे जा रहा है, तो दूसरा टुकड़ा ऑब्वियसली ऊपर जा रहा होगा, क्योंकि नेट मोमेंटम ऊपर की तरफ आना चाहिए। पहले ये ऊपर जा रहा था ना, तो इसका नेट मोमेंटम किधर था, ऊपर की तरफ था, तो ये ऊपर की तरफ ही जाएगा। और इसकी स्पीड है मान लो v2, और मास कितना होगा, तो ये 1 किलोग्राम का था, ये अगर 400 ग्राम है तो ये होगा 600 ग्राम। ठीक है, ये m2 आ गया अपने पास में। कितना आसान क्वेश्चन है। अब क्या करना है, वैसा ही क्वेश्चन बन गया, अभी जैसे किया था उस टाइप का सही है। यहाँ पे पहले इसका शुरुआत में मोमेंटम कितना था, शुरुआत में मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम, यानी कि इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को हम क्या करेंगे, इक्वल पुट कर देंगे। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को आपको इक्वल पुट करना है। इनिशियल मोमेंटम होगा m इंटू वी के बराबर, m तो है 1 किलोग्राम और v है 50 मीटर पर सेकेंड। ये बराबर होना चाहिए फाइनल मोमेंटम के। अब ऊपर वाली डायरेक्शन में जो मोमेंटम है उसको मैंने पॉजिटिव सिंबल के साथ में लिखा है इधर। तो इन दोनों टुकड़ों में से एक का मोमेंटम ऊपर की तरफ है और दूसरे का होगा नीचे की तरफ, वेलोसिटी की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग।
तो इसका ऊपर की तरफ है तो इसका मोमेंटम लेना है पॉजिटिव, ये होगा m2 इंटू V2, यानी कि अब m2 ग्राम में दे रखा है, इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.6 इंटू V2। और दूसरा वाला टुकड़ा नीचे की तरफ जा रहा है तो इसका जो मोमेंटम है उसके रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो इसको नेगेटिव सिंबल के साथ में लेंगे वेलोसिटी को, तो ये माइनस में आएगा। वैसे तो मैं ऐड ही कर रहा हूं लेकिन माइनस क्यों लगाया है यहाँ पे, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। ये चीज समझ में आई क्या आपको? सिंबल के साथ में देखना है, ऐसे गलत हो जाएगा नहीं क्वेश्चन। 0.4 किलोग्राम इसका मास है दूसरे वाले टुकड़े का और इसकी वेलोसिटी है 25। अब इसको सॉल्व कर लो, ये 50 आ गया, ये आ गया 0.6 V2 और ये सॉल्व करने पे आएगा 10, ये इधर जाएगा तो 0.6 V2 बराबर आएगा 60 के, तो V2 किसके बराबर आएगा 0.6 से इसको डिवाइड करो 100 मीटर पर सेकंड के बराबर आएगा। मतलब जो दूसरा टुकड़ा है वो 100 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ऊपर की तरफ जा रहा होगा। सी वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। चलें आगे, देखो इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है फिर रॉकेट प्रपल्शन। देखो रॉकेट जब भी लॉन्च किया जाता है और वो ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो उसमें भी जो न्यूटन थर्ड लॉ है वो अप्लाई होता है। तो उसमें कैसे क्या कॉन्सेप्ट काम करेगा, देखो जैसे ही कोई भी रॉकेट है जब वो ऊपर जा रहा होगा तो इसमें जो फ्यूल बर्न होगा उसकी वजह से जो गैसेज हैं वो बाहर निकलेंगी, ठीक है। और गैसेज के बाहर निकलने से इस रॉकेट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स आएगा, गैसेज बाहर जा रही होंगी नीचे की तरफ और उसका रिएक्शन फोर्स आ रहा होगा इस रॉकेट के ऊपर, तो रॉकेट ऊपर जा रहा होगा। अब जैसे जैसे फ्यूल बर्न होगा, अब फ्यूल के बर्न होने की जो रेट है वो नॉर्मली हमको गिवन होती है कि इस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है, जो कि आपको दे रखा होगा dm/dt, यानी कि इतना मास पर सेकंड बर्न हो रहा है फ्यूल का। तो dm/dt आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इतना फ्यूल पर सेकंड बर्न किया जा रहा है। तो बताओ अगर रॉकेट को इतनी वेलोसिटी से ऊपर जाना है, v आपको पूछा जाएगा या v भी आपको दे रखा होगा और पूछा जाएगा कि फोर्स कितना लग रहा होगा इसके ऊपर ताकि ये ऊपर की तरफ मूव कर पाए। तो जो वो फोर्स कैलकुलेट करना है उसके लिए हम फॉर्मूला यूज करेंगे F = v dm/dt। ये वही फॉर्मूला है न्यूटन का सेकंड लॉ। F = क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। मोमेंटम को m × v लिखेंगे और v अगर कांस्टेंट है तो v को अगर डिफरेंशिएशन से बाहर लिखेंगे तो v dm/dt बनेगा। ये तो ये जो फॉर्मूला है इसको यूज करके हम वो फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे जो रॉकेट के ऊपर लगेगा, जिसको हम थ्रस्ट भी बोलते हैं। थ्रस्ट का मतलब होता है वो फोर्स जो कि रॉकेट को ऊपर की तरफ लेके जाएगा, तो ये वो फोर्स है। और अगर रॉकेट का मास आपको दे रखा हो m, तो आप एक्सेलरेशन भी फाइंड कर सकते हो कि किस एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ मूव करना चाहिए। एक्सेलरेशन बराबर होगा फोर्स अपॉन मास के, यानी कि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला बन जाएगा v/m dm/dt। तो ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे अपने। या तो आपको पूछेगा भी कितना फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, तो F = v dm/dt वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। या फिर आपको पूछा जाएगा कि किस एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है, तो इस फोर्स वाले फॉर्मूले को मास से डिवाइड करके लिख दो, तो v/m × dm/dt। अब ये इतनी सारी चीजें इन फॉर्मूलों के अंदर, इनमें से कोई भी एक चीज पूछी जाएगी, बाकी चीज गिवन होगी। जैसे F दे देगा, V दे देगा, तो dm/dt पूछ लेगा कि किस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा है ना। या dm/dt और v दे देगा तो फोर्स पूछ लेगा, मास ऑफ द रॉकेट देके एक्सेलरेशन पूछ लेगा। इस टाइप के से क्वेश्चंस बनेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल आसान वाले, ठीक है। तो इसको भी करके देखते हैं। देखो ये क्वेश्चन है, एक दिवाली रॉकेट इज इजेक्टेड 0.05 किलोग्राम ऑफ गैसेस पर सेकेंड at a velocity of 400 मीटर पर सेकेंड। the accelerating force on the rocket is, वो फोर्स जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है, ऊपर की तरफ लेके जा रहा है, वो फोर्स कितना होगा, वो फोर्स आपको कैलकुलेट करके बताना है। क्या क्या चीजें गिवन है, ये बोला कि जो रॉकेट है वो 0.05 किलोग्राम गैसेस बर्न कर रहा है पर सेकेंड। तो ये दे रखा है आपको dm/dt और कितनी स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, तो v दे रखा है 400 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा होगा, कितना आसान है। F = क्या करेंगे, v dm/dt वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे। बताओ आंसर, F = क्या आएगा, v की वैल्यू कितनी 400 और dm/dt दे रखा है 0.05, कितना आएगा 20 न्यूटन के बराबर आएगा। 20 न्यूटन फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा, ठीक है। समझ में आया क्या? चलो फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ फोर्स ऑन ए रॉकेट हैविंग एग्जॉस्ट वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड इज 210 न्यूटन, देन द रेट ऑफ कंबशन ऑफ द फ्यूल इज, तो फ्यूल किस रेट से बर्न हो रहा है। सेम फॉर्मूला है, उसके ऊपर क्वेश्चन है।
F बराबर होता है V dm बाई डी टी। इस बार आपको dm बाई डी टी पूछ लिया, फोर्स दे रखा है और स्पीड दे रखी है, किस स्पीड से एग्जॉस्ट गैसेस बाहर निकल रही है। फोर्स तो है 210 न्यूटन, स्पीड है 300 मीटर पर सेकेंड। तो बताओ dm बाई डी टी क्या आएगा? dm बाई डी टी इक्वल टू 210 बाई 300 यानी कि 0.7 किलोग्राम पर सेकेंड। इस रेट से फ्यूल बर्न हो रहा होगा। तो पहला वाला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A rocket of mass 1000 kilogram is to be projected vertically upwards. The gases are exhausted vertically downwards with velocity 100 meter per second with respect to the rocket. What is the minimum rate of burning of the fuel so as to just lift the rocket upwards against the gravitational attraction? ये बोल रहा कि एक रॉकेट है और उसको ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स के अपोजिट लिफ्ट करना है। इसमें से गैसेज इस तरीके से बाहर निकल रही होंगी। इसका मास दे रखा है क्या? इसका मास है 1000 किलोग्राम और इसके अंदर से जो गैसेस बाहर निकल रही है उनकी वेलोसिटी भी आपको दे रखी है v इक्वल टू 100 मीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड से जो गैसेस हैं वो बाहर निकल रही होंगी, तो जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट होना चाहिए। अब ये बोल रहा है कि जस्ट इसको लिफ्ट करना है, तो इसके लिए फ्यूल को किस रेट से बर्न होना चाहिए? इसके अंदर जो फ्यूल होगा अगर वो कम बर्न होगा तो जो थ्रस्ट है वो कम डेवलप होगा, जिससे ये लिफ्ट नहीं हो पाएगा। और अगर ज्यादा बर्न होगा तो ये तेजी से ऊपर जाएगा। तो इसको इतना ही फ्यूल को बर्न होना है कि जस्ट ये लिफ्ट हो पाए और फिर ये कांस्टेंट रफ्तार से ऊपर चला जाए। समझ में आया? तो जस्ट लिफ्ट वाला केस है ये। तो जस्ट लिफ्ट करने के लिए अब इसको नीचे कौन खींच रहा होगा? इसका ग्रेविटेशनल फोर्स है ना, इसका जो मास है उसकी वजह से जो ग्रेविटेशनल फोर्स बनेगा mg वो इसको नीचे खींच रहा है। लेकिन अगर आप उतना ही फोर्स ऊपर की तरफ डेवलप कर देते हो फ्यूल को बर्न करके तो ये लिफ्ट हो जाएगा। उसे ज्यादा लगाओगे तब भी लिफ्ट हो जाएगा, उससे कम नहीं होना चाहिए। तो ये जस्ट लिफ्ट वाला केस है, इसलिए इसके बराबर ही v dm बाई डी टी होना चाहिए। ये जो v dm बाई डी टी है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? थ्रस्ट को। थ्रस्ट का फॉर्मूला होता है ना v dm बाई डी टी, जो रॉकेट को मिलता है फ्यूल के बर्न होने से। तो ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो क्या पूछा इसने? dm बाई डी टी आपको पूछा है। तो बताओ dm बाई डी टी क्या होगा? ये v इधर ले जाओ तो mg अपॉन v लिख देंगे इसको। m की वैल्यू है 1000, g की वैल्यू आपको 10 लेनी है और v की वैल्यू कितनी है? 100। बताओ कितना आएगा? 100 किलोग्राम पर सेकेंड। इस रेट से फ्यूल बर्न होना चाहिए। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है।